Guys, this is Kamlesh Verma and I welcome you all in Aurora IAS and this is our Economics Shield series. ओके और ये मॉनेटरी पॉलिसी चल रही है जैसा कि आप सब जानते हैं और इसमें ऑलरेडी हम 3 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं और इन 3 लेक्चर्स में सबसे पहले हमने जाना कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है। ठीक है, दैट मीन्स फर्स्ट लेक्चर हमने आरबीआई के बारे में डिस्कस किया था। सेकेंड लेक्चर हमने आरबीआई का करंट देखा था बिकॉज वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जो भी पिछले साल करंट में रहा। फिर तीसरे नंबर में हमने चालू किया मॉनेटरी पॉलिसी के बेसिक्स कि मॉनेटरी पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कैसे मॉनेटरी पॉलिसी से हम एक्चुअली जो मनी सप्लाई रहती है, जो करेंसी की सप्लाई रहती है उसको कंट्रोल करता है आरबीआई। ठीक है, फिर हमने ये भी देखा कि सीआरआर क्या होता है और कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स लाइक ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड ऑल दोज थिंग्स वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल लाइक ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल फंक्शन, सब कुछ हमने अच्छे से डिस्कस किया। ठीक है, और आज हम लेक्चर नंबर 4 चालू करने जा रहे हैं जिसमें हम आगे के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि छूट गए हैं उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली इनमें 2 लेक्चर और लगेंगे। लाइक आज हम ट्राई करेंगे कि एसएलआर पूरा हो जाए, ओएमओ पूरा हो जाए, बैंक रेट पूरा हो जाए। ठीक है, इसके बाद जो बचे हुए 3 इंस्ट्रूमेंट हैं उनको हम ट्राई करेंगे अगले लेक्चर में कंप्लीट करें। फिर क्वालिटेटिव प्लस नॉन ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट को एक साथ कंप्लीट करेंगे। फिर लास्ट टॉपिक बचेगा हमारा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ठीक है, और एक करंट का टॉपिक था मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। तो अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं अभी ये चौथा लेक्चर चल रहा है ना, मतलब 5वां 6वां 7वां अप्रॉक्सीमेटली 8 लेक्चर। ठीक है, 8 लेक्चर तक हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बैंकिंग चालू करेंगे जिसमें अप्रॉक्सीमेटली लगेंगे 15 से 20 लेक्चर। ठीक है, बिकॉज बैंकिंग काफ़ी डीप में पढ़ाऊंगा और काफ़ी अच्छा पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसके बाद सब इजी टॉपिक है, बस यहाँ ये जो 2-3 टॉपिक समझ लिए ना, जैसे इन्फ्लेशन हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी, बैंकिंग, काफ़ी क्वेश्चन कवर हो जाएंगे इससे। ठीक है, तो डोंट वरी। अब चालू करते हैं एसएलआर से। तो एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है? स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, स्टैचुरी लिक्विडिटी रेशो। अब मैंने आपको बताया था पिछली बार सीआरआर के बारे में, तो जब मैंने आपको एनडीटीएल बताया था तो आई विल नॉट रिपीट द एनडीटीएल, तो इसके लिए आपको प्रीवियस वीडियो देखनी पड़ेगी। अगर आपने देखी हो तो आपको याद होगा। ठीक है, तो व्हाट इज एसएलआर? एसएलआर एनडीटीएल का वो पार्ट होता है जो कि बैंक्स अपने पास रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड या फिर कैश या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़। ठीक है, एनडीटीएल का वो पार्ट जो कि बैंक्स अपने पास रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड और कैश और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और मैंने बोला है मतलब इन तीनों में से किसी एक में रख सकते हैं या चाहे तो तीनों में थोड़ा थोड़ा रख सकते हैं। ठीक है, याद रखना विथ देम सेल्फ, विथ देम सेल्फ, विथ देम सेल्फ। ठीक है, अब इसको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस वो पार्ट जो बैंक अपने पास रखते हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट इट इज़ 19.5%। ठीक है, हो सकता है कि जब ये वीडियो आपके सामने आए तो उस टाइम पे चेंज हो चुका हो, तो इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेंज द नंबर्स। ठीक है, अब देखो जो एसएलआर है, यूजली जो बैंक्स होते हैं ना तो वो गोल्ड में रखते हैं ना ही वो लोग कैश में रखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले समझो तो कैश में क्यों नहीं रखते हैं। ठीक है, देखो वो लोग कैश में इसलिए नहीं रखते हैं बिकॉज देखो मैंने आपको बताया था जो कैश होता है बैंक के लिए एसेट होता है। ठीक है, अगर वो आइडली ऐसे दैट मीन्स अगर ये लोग रखते हैं आरबीआई के पास तो इनको जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो काफ़ी कम मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर वो लोग यही कैश को किसी कस्टमर को लैंड करेंगे तो इंटरेस्ट रेट काफ़ी अच्छा मिलेगा, 11-12% के आसपास का मिल जाएगा इन लोगों को। तो फ़ायदा है ना यहाँ पर, इसलिए वो लोग कैश में मेंटेन नहीं करते हैं एसएलआर को, बैंक्स होते हैं। ठीक है, उसकी जगह दूसरा ऑप्शन बचता है उनके पास गोल्ड। वो लोग गोल्ड भी प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, गोल्ड को प्रेफर इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि गोल्ड की होर्डिंग कम से कम हो। ठीक है, ऑलरेडी आप जानते हैं कि हमारे हाउसेस में, टेम्पल्स में गोल्ड बहुत ज़्यादा है। अगर यहाँ पर बैंक्स भी अगर सपोज करो गोल्ड्स में अपनी सिक्योरिटीज़ को रखनी पड़ेंगे, ठीक है, गोल्ड्स में अगर रखना चालू कर देंगे तो प्रॉब्लम क्या हो जाएगी? प्रॉब्लम ये होगी कि हमें गोल्ड का और इम्पोर्ट करना पड़ेगा। जब गोल्ड का और इम्पोर्ट होगा तो हमारी फॉरेन करेंसी बहुत ज़्यादा बाहर जाने लगेगी, तो ये तो हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है ना। अगर ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता तो बीओपी में पढ़ाऊंगा, बस याद रखना कि जैसे ही हमारे यहाँ गोल्ड या फिर आप कह सकते हो ऑयल या कोई भी दैट मीन्स प्रोडक्ट इंडिया में आता है, इंपोर्ट होता है, तो उसका हमें लॉस ज़्यादा होता है बिकॉज हमें फॉरेन करेंसी बाहर भेजनी पड़ती है और ऑलरेडी वी आर दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर शॉर्ट ऑफ फॉरेन करेंसी, इसलिए इट इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी। तो यूजुअली आरबीआई भी गवर्नमेंट को डीमोटिवेट करती है कि भाई आप गोल्ड में मत रखो, किसी और में रख लेना। ऊपर से इसकी जो वैल्यू है वो अप्रिशिएट डिप्रिशिएट होने लगती है। ठीक है, गोल्ड की वैल्यू कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, मतलब फिक्स नहीं रहती है। इसलिए आरबीआई इवन डोंट प्रेफर दैट मीन्स बैंक्स इवन डोंट प्रेफर गोल्ड। लेकिन मेन रीज़न क्या है? आरबीआई वाला जो मैंने बताया कि होर्डिंग नहीं चाहती है गवर्नमेंट। ठीक है, तो कैश में नहीं रखते हैं और फिर गोल्ड में नहीं रखते हैं। फिर ऑप्शन क्या बचता है? जीसैट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इसमें ये लोग मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो एसएलआर है वो काम कैसे करता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि मार्केट में इन्फ्लेशन है, हर बार वही एग्जांपल दूंगा भाई, टेंशन मत लेना, रट जाएगा आखिरी तक और ये क्वेश्चन गलत करके नहीं आओगे। ठीक है, मान लो मार्केट में इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? हमारा जो रुपी है डिप्रिशिएट कर रहा है, मतलब नंबर ऑफ रुपीज़ ज़्यादा हैं,
हर बार डॉलर बनाता हूँ, आदत पड़ गई है थोड़ी सी, एडजस्ट कर लिया करो भाई। ठीक है, ये रही, अच्छा रे छोड़ो, अब बोल दिया है तो बना ही देते हैं। ठीक है, देखो ये इन्फ्लेशन है मार्केट में। ठीक है, अब इन्फ्लेशन है मतलब रुपये की वैल्यू डिप्रिशिएट कर गई है, मतलब रुपीज़ के जो नंबर हैं वो बढ़ गए हैं। सब एग्जांपल देके बताया भाई, दोबारा बोलना नहीं, समझ में नहीं आया। ठीक है, अब आरबीआई को कंट्रोल करना है इन्फ्लेशन। ठीक है, ऊपर से प्रेशर आ रहा है कि भाई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करो, बहुत महंगाई बढ़ रही है। तो आरबीआई क्या करेगी, अभी मान लो एस एल आर 19.5% पे चल रहा है, तो एस एल आर को बढ़ा के आरबीआई कर देगी मान लो 22%। तो मतलब कुछ मनी यहाँ से हो जाएगी गायब। ठीक है, कुछ मनी यहाँ से हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गायब। मान लो ये गायब हो गई, ये गायब हो गई। ठीक है, अब ये हो गई गायब। तो सिंपल सी बात क्या है कि पहले एज़ कम्पेयर टू डॉलर, एज़ कम्पेयर टू डॉलर पहले क्या कंडीशन थी कि डॉलर थे हमारे पास 2 और रुपीज़ थी यहाँ पर 5। ठीक है, याद ना, रिलेटिव है, मैंने बताया था, सब बताया था भाई, अब कोई कुछ बोलेगा नहीं, अदरवाइज फिर तो भाई ज़्यादा ही हो जाएगा, मतलब फिर तो घर में घुस के पीटना पड़ेगा सबको। ठीक है, तो ये हो गए रुपये 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 रुपये। ठीक है, और ये हो गए डॉलर डॉलर डॉलर। तो ये थी इन्फ्लेशन की कंडीशन। अब आरबीआई ने जैसे ही एसएलआर को बढ़ा दिया 19.5 से 22.5 कर दिया। ठीक है, जैसे ही 19.5 से 22.5 पे आ गए, तो आप देखो अब यहाँ पर डॉलर डॉलर रहेगा है सिर्फ कितने, 2, और मान लो रुपये हो जाते हैं हमारा 1 सिर्फ। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया, बिकॉज डॉलर ज़्यादा है, मतलब उसकी वैल्यू कम है और रुपीज़ की वैल्यू ज़्यादा है। तो इस तरीके से आरबीआई ने इन्फ्लेशन कंट्रोल कर लिया। अब मान लो कंडीशन ये है कि अब मान लो कि इन्फ्लेशन चाहती है आरबीआई दोबारा बढ़ाए, बिकॉज जब इन्फ्लेशन बढ़ेगा तभी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, तभी तो एम्प्लॉयमेंट आएगी, तभी तो इकोनॉमी बढ़ेगी। तो अब आरबीआई चाहती है डॉलर ज़्यादा हो। तो अब क्या करेगी आरबीआई, अब सिंपल सी बात है कि दोबारा आरबीआई बोलेगी कि भैया आप ये जो हमने एसएलआर बढ़ाया था इसको दोबारा घटा के हम कर दे रहे हैं 18% इस बार। ठीक है, तो अब सिंपल सी बात है कि बैंक्स के पास ज़्यादा पैसा होगा लोन देने के लिए, तो रुपीज़ बढ़ जाएंगे। जब रुपीज़ बढ़ेंगे डॉलर कम रह जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, इकोनॉमी बढ़ जाएगी, इकोनॉमी बढ़ेगी तो मतलब देश का फायदा हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से आरबीआई एसएलआर को कंट्रोल होता है, एसएलआर से दैट मीन्स इन्फ्लेशन कंट्रोल करती है। अगर एसएलआर को बढ़ाएगी, ठीक है, अगर एसएलआर को बढ़ाया जाएगा तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, मार्केट में पैसे की कमी हो जाएगी, पैसे की कमी हो जाएगी। जब पैसे की कमी हो जाएगी तो मतलब इन्फ्लेशन खत्म हो जाएगा। और जब एसएलआर को घटा दिया जाएगा, एसएलआर को घटा दिया जाएगा तो पैसे बढ़ जाएंगे, पैसे बढ़ जाएंगे मतलब दोबारा इन्फ्लेशन अच्छा हो जाएगा और प्रोडक्शन बढ़ना चालू हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना। सीआरएल में बताया था भाई, अब ये दोबारा कोई नहीं पूछेगा, अभी दोबारा ये लेक्चर ले रहा था इसलिए दोबारा बता दिया। अब ओपन मार्केट ऑपरेशन में और बताऊंगा, इसके बाद बताना बंद कर दूंगा। 3 बार एग्जाम्पल दे दिए, फिर आपको समझ में आ ही जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन जो एसएलआर होता है ना, इट इज़ नॉट अ वेरी इफेक्टिव टूल। ठीक है, टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। आपने देखोगा कि जो आरबीआई होती है बहुत ही रेयर सिचुएशन में एसएलआर को ऊपर नीचे करती है। क्यों, देखो उसका रीज़न ये है कि एसएलआर से ना एक्चुअली में इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो सकता है। ठीक है, सीआरआर से फिर भी कुछ हद तक हो सकता है इन्फ्लेशन कंट्रोल, लेकिन एसएलआर से इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो सकता है। रीज़न ये है कि देखो, जब देखो यहाँ पर 19.5 था, ठीक है 19.5% था, अब जब ऑटोमेटिकली 22.5% होगा, मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ये लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा जा रहा है मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा जा रहा है मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा जा रहा है। जब गवर्नमेंट के पैसा जाएगा तो गवर्नमेंट तो उसे यूज़ करेगी ना वेलफेयर स्कीम्स में। जब गवर्नमेंट उसे वेलफेयर स्कीम में यूज़ करेगी तो ऑटोमेटिकली वो पैसा तो इकोनॉमी में आ गया, तो इन्फ्लेशन तो कहाँ कंट्रोल हुआ, बस डायरेक्शन चेंज हुआ। अर्लियर जो पीपल थे वो कंज्यूम कर रहे थे और अब गवर्नमेंट कंज्यूम कर रही है, बस यही एक डिफरेंस है। ठीक है, बाकी एसएलआर से इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होता है इफेक्टिवली, सिर्फ और सिर्फ इट टेल्स अ डायरेक्शन कि किस वे से इस बार पैसे खर्च होंगे। अगर एसएलआर को बढ़ा दिया गया तो सिंपल सी बात है कि जो इन्फ्लेशन है, नॉट इन्फ्लेशन एक्चुअली, जो खर्चा है वो गवर्नमेंट की तरफ से ज़्यादा होगा। एसएलआर को घटा दिया गया है मतलब जो इन्फ्लेशन है वो लोगों की तरफ से ज़्यादा होगा, मतलब लोगों की तरफ से कंजम्पशन ज़्यादा होगा। ठीक है, और याद रखना जो एसएलआर है उसमें अभी भी जो अपर लिमिट लगी हुई है, लेकिन जो लोअर सीलिंग लिमिट है उसको आरबीआई रिमूव कर चुका है फ्रॉम द आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, गवर्नमेंट ने पास किया था आरबीआई अमेंडमेंट एक्ट 2006। मैंने आपको सीआरआर में भी ये एक्ट के बारे में बताया था, जिसमें कि सीआरआर का लोअर प्लस अपर लिमिट दोनों हटा दी गई थी, लेकिन जो एसएलआर है उसमें अभी भी लगी हुई है। ठीक है, लोअर दैट मीन्स लोअर सीलिंग हटा दी गई है, लेकिन जो अपर सीलिंग है वो अभी भी लगी हुई है। अपर सीलिंग मतलब 40% वाली, मतलब अभी भी 40% लगा हुआ है कि 40% के ऊपर एसएलआर नहीं जा सकता। ठीक है, समझ गए ना। इसमें 2-3 कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे अच्छे थे। पहला तो ये कॉन्सेप्ट था कि जो एसएलआर है उसको घटाने और बढ़ाने से कैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, लेकिन फिर दूसरी चीज़ हमने जानी कि भाई एक्चुअली में इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो ही नहीं रहा है, बस डायरेक्शन चेंज कर रहा है मनी होने का, दैट मीन्स मनी आने का। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एसएलआर ज़्यादा रहेगा, सिंपल सी बात है कि गवर्नमेंट की तरफ से खर्चा ज़्यादा हो रहा है, अगर एसएलआर कम रहेगा तो लोगों की तरफ से ज़्यादा खर्चा हो रहा है, लेकिन खर्चा तो हो रहा है, ये पक्का है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था यहाँ पर। और कैश में क्यों दैट मीन्स बैंक्स नहीं रखते हैं, फिर गोल्ड में क्यों नहीं रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ जी सेक
तो चलिए आ जाते हैं अब क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन बोल रहा है कि एसएलआर को आरबीआई ने रिड्यूस कर दिया बाय 50 बेसिस पॉइंट, तो इसके बाद क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी में। ठीक है, इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीजेस ड्रास्टिकली, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर में ब्रिंग मोर कैपिटल इनटू आवर कंट्री, शेड्यूल कमर्शियल बैंक में कट देयर लैंडिंग रेट्स, इसके बाद इट में ड्रास्टिकली रिड्यूस द लिक्विडिटी टू द बैंकिंग सिस्टम एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो चलिए अब मैं आपको एनालाइज करके दिखाता हूँ। मैंने आपको बताया जब भी एसएलआर घटाया जाता है तो क्या होता है, मार्केट में क्या होता है, इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। इन्फ्लेशन बढ़ जाता है ना एसएलआर बढ़ाएंगे, बिकॉज कि अब मार्केट में ज़्यादा पैसा अवेलेबल होगा। मार्केट में ज़्यादा पैसा अवेलेबल है तो बैंक्स क्या करते हैं, बैंक्स अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। ठीक है, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। दे में कट देयर लैंडिंग रेट और दे में नॉट कट देयर लैंडिंग रेट। लाइक फॉर एग्जाम्पल अभी पिछले कुछ 3-4 हमने 1-2 साल में देखा, जब से शांतिकांत दास जो है आरबीआई गवर्नर बने हैं, लगातार आरबीआई ने अपने पॉलिसी रेट को कट किया है, लेकिन सेम इम्पैक्ट हमें जो बैंक के इंटरेस्ट रेट है उसमें देखने को नहीं मिल रहा है। दे कैन कट देयर लैंडिंग रेट बिकॉज आरबीआई ने ऑटोमेटिकली, भैया आपको तो कम रेट पे आरबीआई इंटरेस्ट दे रहा है ना, तो आपको भी हाँ जनता को वो ट्रांसफर करना चाहिए। वो लोग जनता को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, जो बीच का आरबीआई ने प्रॉफिट दिया ना वो लोग खुद रखना चाहते हैं। ठीक है, जो प्रॉफिट दिया है आरबीआई, दैट मीन्स बैंक्स खुद रखना चाहते हैं, इसलिए वो लोग अपने लैंडिंग रेट कट नहीं कर सकते हैं, मतलब नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आंसर क्या होगा, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स में कट देयर लैंडिंग रेट। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि इन्फ्लेशन मतलब पैसा ज़्यादा होगा, पैसा ज़्यादा होगा और ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाते चलो किस टाइप यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पर 50 बेसिस पॉइंट होता, 1000 बेसिस पॉइंट होता, नथिंग मैटर। बस कॉन्सेप्ट ये था कि एसएलआर रिड्यूस होगा तो क्या होगा, एसएलआर रिड्यूस होगा तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा बिकॉज मार्केट में पैसा ज़्यादा होगा। जब पैसा ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली बैंक्स क्या करेंगे, अपना इंटरेस्ट रेट कम कर देंगे। ये कम कर सकते हैं, ठीक है, देखो कम कर सकते हैं, कंपलसरी नहीं, इसलिए यहाँ पर लिखा मे कट दिया लैंडिंग रेट। ठीक है, और फिर क्या होगा कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा, फिर और प्रोडक्शन होगा, तो और इन्फ्लेशन होगा, फिर अल्टीमेटली आरबीआई कुछ टाइम बाद अपना एसएलआर दोबारा बढ़ा देगा। जब एसएलआर बढ़ा देगा तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगा। इन्फ्लेशन कम हो जाएगा तो मार्केट में पैसा कम हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा तो जो बैंक से दोबारा अपना जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। तो उसकी उल्टी कंडीशन भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है, दोनों बता दी। ये रहा आंसर जो मैं बताया था आपको। अब देखो ये जो एस एल आर प्लस सी आर आर है, कल सी आर आर पढ़ाया था। ठीक है, एक बार सी आर आर भी फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, इन्फ्लेशन वाला। देखो सी आर आर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सी आर आर बढ़ाएंगे, सिंपल सी बात है, मार्केट में पैसा कम हो जाएगा। मार्केट में पैसा कम हो जाएगा मतलब इन्फ्लेशन घट गया है। इन्फ्लेशन घट गया मतलब जो बैंक है अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे। जब बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो सिंपल सी बात है कोई लोन नहीं लेगा, मतलब प्रोडक्शन कम होगा, इकोनॉमी की ग्रोथ कम होगी। लेकिन जब सी आर आर कम कर दिया जाएगा, सी आर आर जब कम कर दिया जाएगा तो क्या होगा, जो मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा। जब मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। जब इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो बैंक क्या करेंगे, अपना इंटरेस्ट रेट कर देंगे कम, तो दोबारा और लोन देंगे लोगों को, और प्रोडक्शन होगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। ठीक है, सेम एस एल आर और सी आर एक तरीके के हैं। ठीक है, याद रखना, मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, बहुत हार्डवर्क किया है इन एग्जाम्पल्स पे। ठीक है, तो जो सी आर आर प्लस एस एल आर है उनको हम रिजर्व रेशो बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि इनको रिजर्व रेशो क्यों बोला जाता है, बिकॉज ये हमें प्राइस स्टेबिलिटी देते हैं। ठीक है, आप ये सोचो कि अगर एस एल आर और सी आर आर नहीं होते तो क्या होते, एस एल आर और सी आर आर नहीं होते तो क्या होते। सिंपल सी बात है, आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाती। जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पाती तो क्या होता, प्राइस अपने हिसाब से ऊपर नीचे होते हैं। लेकिन आरबीआई यहाँ पर एसएलआर और सीआर को इंट्रोड्यूस करके प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। ठीक है, इसलिए इट ब्रिंग्स प्राइस स्टेबिलिटी। दूसरी चीज़, इट प्रोवाइड्स लोन्स टू द गवर्नमेंट। ठीक है, मैंने आपको बताया था एसएलआर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट कहाँ होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में। ठीक है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में, साथ ही साथ सीआरआर तो सीधे बैंक के पास चला जाता है। ठीक है, तो इट दैट मीन्स आरबीआई के पास चला जाता है। सो इट गिव्स सेफ्टी टू द बैंकिंग ऑपरेशन, इट गिव्स सेफ्टी टू द बैंकिंग ऑपरेशन। ठीक है, अब आप ये सोचो कि आरबीआई ने बोल, दैट मीन्स गवर्नमेंट का प्रोविजन है कि अगर आपका पैसा डूब जाए फिर भी वी विल प्रोवाइड यू 5 लाख रुपीज़। तो कहाँ से दैट मीन्स आरबीआई 5 लाख रुपीज़ लाएगी, बिकॉज आरबीआई मेंटेन्स 4% ऑफ सी एल आर, तो थोड़ा बहुत पैसा यहाँ से कम कवर होगा। ठीक है, जैसे मान लो आप 100 रुपये डिपॉजिट करते हो, ठीक है, तो इसका 4 रुपये ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाता है, ये चला जाता है आरबीआई के पास, और इसमें कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा और आपको पैसा भी वापस नहीं मिलेगा, आपको कैश में मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसमें से बाकी बचा हुआ जो 100 में से अब 18 रुपये कहाँ चले जाएंगे, एसएलआर में, मतलब हमारे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के पास, लेकिन ये दोबारा पैसा इन्वेस्ट हो जाएगा। इसी तरीके से कुछ ना कुछ पैसे कटते कटते कुछ आप कह सकते हैं बैंक्स रहते हैं उनके पास, आप कह सकते हैं कुछ 75 रुपये बचते हैं लोन देने को। अब इन 75 रुपये से बैंक का काम होता है। ठीक है, तो आई थिंक यू आर क्लियर विद द सी आर आर एंड एस एल आर। अब आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे
ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन मैंने आपको पहली लेक्चर में एक्सप्लेन किया था, बट फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है कि आरबीआई क्या करती है यहाँ पर, जैसे ही गवर्नमेंट इसको बोलती है कि भाई आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, नहीं करना है, या आरबीआई खुद से बोलती है कि भाई हाँ भाई इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है, तो आरबीआई क्या करती है कि आरबीआई के पास ना गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का स्टॉक होता है, ठीक है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का स्टॉक होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का क्या स्टॉक होता है। अब आरबीआई को लग रहा है कि मार्केट में जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ गया है, ठीक है, जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ गया है। तो अब आरबीआई चाहती है कि जो मार्केट से पैसा दोबारा वापस लिया जाए, तो आरबीआई क्या करेगी, इन सिक्योरिटीज़ को यहाँ पर दोबारा मार्केट में डालेगी, ठीक है। अब बोलेगी भैया जिनको भी ये सिक्योरिटीज़ खरीदनी है वो खरीद लो, ठीक है। इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर बैंक, याद रखना जो एसएलआर और सीआरआर था वो कंपलसरी था, लेकिन ये ओपन मार्केट ऑपरेशन कंपलसरी नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट कंपलसरी। बट फिर आप सोचोगे कि भाई ये लोग क्यों खरीद रहे हैं, तो सिंपल सी बात है भैया, इनको एसएलआर मेंटेन करना है ना 18.5%, तो अब इसके लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कहाँ से लाओगे, यहीं से खरीदोगे ना। तो एक तरीके से ये भी कंपलसरी टाइप की चीज़ बन जाती है, बिकॉज आपको 18.5% सिक्योरिटी तो यहाँ पर मेंटेन करनी है, तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी तो गवर्नमेंट की चाहिए, तो आप इसके लिए यहाँ से सिक्योरिटीज़ खरीदते हो, ठीक है। ना ये वॉलंटरी है, इट इज़ नॉट मैंडेटरी, लेकिन ये दोनों वॉलंट दैट मीन्स मैंडेटरी हैं, ठीक है। तो मैं बता रहा था कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है मार्केट में, ठीक है। आरबीआई को पैसा वापस लेना है, तो आरबीआई यहाँ पर अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखेंगी और बैंक्स वाले लेंगे खरीद और अपने पैसे दे देंगे यहाँ पर, तो बैंक के पास हो गया पैसा कम। जब बैंक के पास पैसा कम हो गया तो वो बढ़ा देंगे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, तो क्या होगा, जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो अब सिंपल सी बात है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो कौन लोन लेना चाहेगा, अब 11-12% पे कौन लोन लेगा, कोई नहीं लेगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन कम होगा, बिकॉज लोग खर्च कम करेंगे। लोग खर्चा कहाँ से करते हैं, लोन लेके। जब प्रोडक्शन कम होगा तो जीडीपी कम होगी, जीडीपी कम होगी तो मतलब इकोनॉमी का जो इन्फ्लेशन है कम हो जाएगा और इकोनॉमी की ग्रोथ भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आरबीआई ओएमओ को, ओपन मार्केट ऑपरेशन को यूज़ करती है टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन। तो मैंने आपको ये बता दिया कैसे ये काम करता है, लेकिन याद रखना जब ये आरबीआई सिक्योरिटीज़ देती है तो इसमें एक नीचे क्लॉज रहता है कि भैया व्हेन वी विल डिमांड, जब आरबीआई डिमांड करेगी आपको ये सिक्योरिटीज़ वापस करनी पड़ेंगी, फ्री पे नहीं, पैसे पे, ठीक है। अब जैसे मान लो कि इन्फ्लेशन कम हो गया, ठीक है। अब देखो एक क्लॉज नीचे लिखा था सिक्योरिटी में कि भाई जब हम दोबारा ओपन मार्केट ऑपरेशन करेंगे तो आपको ये सिक्योरिटीज हमें वापस करनी पड़ेंगी, हम आपको पैसा देंगे और आप सिक्योरिटीज हमें हमारी वापस कर दोगे, ठीक है। तो अब मान लो इन्फ्लेशन हो गया बहुत कम, अब कुछ प्रोडक्शन हो नहीं रही है, जैसे कि अभी इस टाइम की कोई सिचुएशन है, तो आरबीआई यहाँ पर क्या कर सकती है, बोलेगी कि भाई जो हमने पैसे लिए थे, ठीक है, जो हमने पैसे लिए थे वो हम वापस कर रहे हैं, आप हमें सिक्योरिटीज़ वापस कर दो, हमारी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ वापस कर दो। तो दोबारा बैंक के पास पैसा जाएगा, जब बैंक के पास पैसा जाएगा तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, मतलब पैसा बहुत हो गया, तो मतलब ऑटोमेटिकली क्या किया जाएगा, जो इंटरेस्ट रेट है कम कर दिया जाएगा। जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा तो सब लोग लोन लेना चालू कर देंगे, लोन लेना चालू कर देंगे तो लोग खर्च करना चालू कर देंगे, खर्च करना चालू कर देंगे मतलब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा मतलब जीडीपी बढ़ जाएगी, जीडीपी बढ़ जाएगी मतलब इकोनॉमी की ग्रोथ बढ़ जाएगी, एज सिंपल एज इट लुक्स, ठीक है। और याद रखना यहाँ पर एनबीएफसी कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट, लोगों को डाउट रहता है बट आई एम कन्फर्मिंग इट, एनबीएफसी कैन ऑल्सो पार्टिसिपेट। अब एक देख लो जल्दी से क्वेश्चन, ठीक है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी ओपन मार्केट ऑपरेशन रिफर्स टू बोरोइंग बाय शेड्यूल्ड बैंक्स फ्रॉम द आरबीआई, lending by commercial bank to industry and trade, purchase and sale of government securities by the RBI, none of the above. Your time starts now. बहुत आसान क्वेश्चन है यार। ओके तो भाई आंसर क्या होना चाहिए इसका, आंसर होना चाहिए था परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय द आरबीआई, ठीक है। तो अब फाइनली एक बैंक रेट भी देख लेते हैं जल्दी से, इट वोंट टेक मच टाइम, कंप्लीट कर देंगे जल्दी से। तो देखो बैंक रेट ना अब यूज़ में नहीं है, ठीक है, बैंक रेट इज़ नाउ नॉट इन यूज़, अर्लियर, ठीक है, अर्लियर इट वॉज इन यूज़, ठीक है। तो क्या हुआ जब शुरू शुरू में अप्रॉक्सीमेटली आप कह सकते हैं 1999 से पहले बैंक रेट को यूज़ किया जाता था, ठीक है। बैंक रेट का क्या यूज़ था, बैंक रेट का ये यूज़ था, देखो जब पहले आरबीआई ना बैंक्स को लॉन्ग टर्म के लिए लैंड किया करती थी, अब सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए लैंड करती है। अब उनको जितने भी बैंक्स अगर उनको लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए तो मार्केट से लेना पड़ता है, लेकिन आरबीआई शुरू शुरू में लॉन्ग टर्म के लिए लैंड किया करती थी, तो जिस रेट पे लैंड करती थी उस रेट को हम बोलते थे बैंक रेट, ठीक है। सो द रेट एट विच आरबीआई यूज टू लैंड टू बैंक्स फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है, लेकिन अब ये डिसकंटिन्यू हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्यों, बिकॉज इसका अभी भी यूज़ है, ठीक है। अब इसका यूज़ ये है कि अगर आरबीआई को कोई भी पेनाल्टी लगानी होती है बैंक के ऊपर, लाइक उन्होंने एसएलआर मेंटेन नहीं किया, सीआरआर मेंटेन नहीं किया, या कोई भी दैट मीन्स उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की, ठीक है, तो वो लोग पेनल्टी क्या होती है, वो बैंक रेट होती है, ठीक है, पेनल्टी क्या होती है, बैंक रेट होती है। और इस टाइम पे बैंक रेट 4.65% है, आज से 2 साल पहले ये 6% हुआ करता था, लेकिन अब ये बैंक रेट हो गया है 4.65%।
अब दोबारा यहाँ पर सेम चीज़ एक्सप्लेन करनी नहीं बनती कि जब बैंक रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, बैंक रेट घटेगा तो क्या होगा। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। बैंक रेट बढ़ाया जाएगा तो बैंक्स के पास पैसा नहीं रहेगा। जब बैंक्स के पास पैसा नहीं रहेगा तो वो लोग इंटरेस्ट रेट जो है बढ़ा देंगे, तो लोन नहीं लिया जाएगा। जब लोन नहीं लिया जाएगा तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन कम होगा मतलब कंजम्पशन कम हो जाएगा। इसी का वाइस वर्सा और कर लेना, ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, और याद रखना जब बैंक्स बोरो करते हैं, ठीक है, वेन एवर द बैंक्स बोरो दे हैव टू प्लेस सिक्योरिटीज एंड इट इज़ 1.5% ऑफ द टोटल लोन। ठीक है, ये चीज़ बता रहा हूँ, ये याद रखना है। ठीक है, जब भी बैंक्स लोन लेंगे, चाहे लाइक जब जैसे लॉन्ग टर्म लोन लेंगे, ठीक है, जब पहले भी लॉन्ग टर्म लोन लेते थे तो उनको 100, जैसे मान लो उनको 100 रुपये की सिक्योरिटी लेनी, मतलब 100 रुपये का लोन लेना है, तो उनको 105 रुपये की सिक्योरिटीज़ आरबीआई के पास रखना पड़ेगा और 4.65% का बैंक रेट लगेगा और फिर आपको लॉन्ग टर्म लोन मिलेगा। लेकिन अब लॉन्ग टर्म लोन तो होता नहीं है, शॉर्ट टर्म लोन होता है। तो अभी भी ये रूल का दैट मीन्स चालू है, ठीक है, कि वेन एवर द बैंक्स बोरो दे हैव टू प्लेस द सिक्योरिटी एंड इट इज़ 105% ऑफ द टोटल लोन। मतलब अभी भी अगर मान लो 2 दिन के लिए वो बोरो करते हैं तो उनको 105% की सिक्योरिटीज़ आरबीआई को दिखानी पड़ती है, हमारे पास ये सिक्योरिटी है और आप हमें लोन दे दो। और वो लोन अब किस सिस्टम से दिया जाता है, LAF सिस्टम से, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। बैंक रेट डॉर्मेंट हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ पेनाल्टी के लिए यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पेनाल्टी के लिए यूज़ किया जाता है। और याद रखना जो सिक्योरिटीज़ होती है ना, 105% ऑफ द टोटल लोन, ये SLR का पार्ट नहीं हो सकता। मतलब आपको 18.5% SLR दैट मीन्स बना के चलना है। अगर जैसे मान लो कि आपको लोन लेना है, ठीक है, आपको 100 रुपये का लोन लेना है, आपके पास मान लो सिर्फ और सिर्फ 100 रुपये की सिक्योरिटी है, लेकिन आरबीआई की डिमांड है कि भाई हमें 105 रुपये की सिक्योरिटी चाहिए। तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि जो SLR में सिक्योरिटी है उसको यहाँ पर जोड़ दो और 105 कर दो और काम हो जाएगा। अगर ऐसा करोगे तो यहाँ पर पेनाल्टी हो जाएगी। कितनी पेनाल्टी होगी, बैंक रेट की पेनाल्टी, मतलब 4.65%। अब समझ में आया कि SLR इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, दैट मीन्स ओपन मार्केट ऑपरेशन। बिकॉज ओपन मार्केट ऑपरेशन में इन लोग को लोन लेने के लिए तो भैया सिक्योरिटी चाहिए ना, SLR में रखने के लिए सिक्योरिटी चाहिए, इसलिए OMO बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेनली अगर आरबीआई को कंट्रोल करना होता है इन्फ्लेशन, पहले स्टांस में जब आरबीआई OMO को यूज़ करती है, बिकॉज उसको पता है कि बैंक खरीदेंगे, बिकॉज उनको लोन भी लेना है आरबीआई से, साथ ही साथ SLR भी मेंटेन करना है, इसलिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। और आरबीआई ऑलरेडी बोल चुका है कि भाई आप गोल्ड में इन्वेस्ट मत करो, और ये लोग कैश में इन्वेस्ट करना नहीं चाहते बिकॉज इनको इंटरेस्ट रेट कम मिलेगा, बिकॉज कस्टमर ज़्यादा इंटरेस्ट रेट देंगे। समझ में आई? तो ये पूरा फंडा था बैंक रेट का, SLR का, OMO का, CRR का। तो अब काफ़ी चीज़ हमने कवर कर ली है। अगर ना फिर सेकेंड नरसिम्हम कमेटी बैठती है 1999 के आसपास, एक पहली नरसिम्हम कमेटी भी बैठी थी, ठीक है, बैंकिंग रिफॉर्म में, तो वो भी पढ़ेंगे। तो सेकेंड नरसिम्हम कमेटी बैठती है और बोलती है कि भाई आप ये बैंक रेट मतलब जो लॉन्ग टर्म लोन देते हो उसको बंद कर दो, इसकी जगह सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म लोन दो और उसके लिए सिस्टम को यूज़ करो LAF, जिसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। और उसके बाद LAF को पहली बार 1999 पे लॉन्च किया गया था और ये टेम्प्रेरी था। इसके बाद जब देखा कि भाई ये तो काफ़ी एडवांटेज दे रहा है, तो 2000 में इसे पूरे तरीके से दैट मीन्स फुल तरीके से लॉन्च कर दिया गया और बैंक रेट को ख़त्म कर दिया गया एंड इट बिकेम द पेनाल्टी रेट। तो बैंक रेट इज़ नाउ अ पेनाल्टी रेट। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब मिलेंगे अगली वीडियो में बाकी के बचे हुए टॉपिक से। आई विल ट्राई की सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो। ठीक है, टिल दैट टाइम थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।